हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान कक्षा 6 के लिए चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था वस्तुओं के समूह बनाना, तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थों का पृथक्करण हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव में छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। ये प्रक्रिया सामान्यतः सभी के घरों में होती है। जब भी चाय बनाई जाती है तो चाय में हम अदरक, चीनी, पत्ती, बहुत सारी चीजें डालते हैं, लेकिन जैसे ही चाय पक जाती है उसके बाद छन्नी के द्वारा उनको छानकर पृथक कर लिया जाता है। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। दूध से दही बनती है, फिर दही को मथ कर उससे क्या अलग किया जाता है, मक्खन को अलग किया जाता है। जैसे कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कपास को ओट के क्या करते हैं, बिनोलों को और जो कॉटन के रेशे होते हैं उनको हम अलग अलग आसानी से कर लेते हैं। तो ये भी क्या है, एक पृथक्करण की प्रक्रिया है। कदाचित आपने नमकीन, दलिया या पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें हरी मिर्च पड़ी है तो खाने से पहले आप उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। अगर हमें पता है किसी भोजन में मिर्चें पड़ी हुई है मोटी मोटी और जिनको हम नहीं खा सकते, तो उनको हम छांट कर उसमें से पृथक करके या फिर अलग करके बाहर रख देते हैं। इसको भी क्या करते हैं, पृथक्करण ही कहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं। आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या ये सही है? बिल्कुल। अगर हमने एक प्रकार के उसमें से, जैसे कि अगर अमरूद और केले रखे हैं तो केलों को अलग रख दिया तो दोनों उसके अंदर अमरूद बचेंगे, तो दो पृथक हो गए आराम से। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दिया गया है कि एक के अंदर अमरूद है और एक के अंदर, मतलब कि दोनों के अंदर क्या है, एक टोकरी में क्या रखा हुआ है, हमारे आम और अमरूद। अगर हमने उसमें से आम को बाहर निकाल दिया तो उसमें क्या बचेंगे, अमरूद, और आम दूसरी जगह पर चले जाएंगे। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाला पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटा हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। जैसे कि यदि आपके रेत और नमक का मिश्रण कर दिया जाए, दोनों का साइज एक जैसा होता है, दिखने में भी ज्यादा कोई फर्क नहीं होता, तो उनको हम क्या हाथों से चुनकर, जैसे हमने आम और अमरूद को चुन लिया था, इनको हम हाथों से चुनकर पृथक करना नहीं कर सकते। क्रियाकलाप नंबर 1, यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। तो क्या आप प्रत्येक प्रक्रम को उसके उद्देश्य तथा पृथक्करण अवयवों के उपयोग से ढंग से मिलान कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे क्या क्रियाकलाप है, ये टेबल दी गई है। इस टेबल के अंदर क्या है, पहले में पृथक्करण प्रक्रम, दूसरा उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, और तीसरा है पृथक्करण अवयवों का हम क्या करते हैं। तो इनका हमें आपस में मिलान करना है, क्योंकि जैसे कि क्रियाकलाप में बताया गया है ये अव्यवस्थित हो गए हैं, मतलब कि उल्टे सीधे हो गए हैं, जिनको हमें एक साथ जोड़ना है। जैसे चावलों से पत्थरों को पृथक करना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उद्देश्य क्या है इसमें हमारा, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थ, उपयोगी नहीं है क्योंकि पत्थर उपयोगी नहीं है, चावल उपयोगी है, तो ये वाला नहीं हो सकता। अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन फिर भी ये अनुपयोगी नहीं कहे जाएंगे, हानिकारक कहे जा सकते हैं। हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना, क्योंकि चावलों के अंदर जो पत्थर होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार की अशुद्धि ही होते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। फिर क्या है इसका उद्देश्य, पृथक्करण अवयव को हम क्या करते हैं, इन अवयवों को क्या करेंगे, अशुद्धियों को हम फेंक देंगे। दूसरा पॉइंट आएगा, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। तो इसके क्या है कि मक्खन अगर हम प्राप्त करेंगे तो हमें मट्ठा भी मिलेगा, तो दोनों ही क्या है, हमारे उपयोगी पदार्थ है। तो इसको क्या करेंगे, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों का पृथक करना, और ये क्या है, दोनों अवयवों का उपयोग हम इसके अंदर करेंगे। तीसरा बचा क्या, चाय की पत्ती पृथक करना, यह अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। चाय की पत्ती, जैसे ही हमने पत्ती से दूध में डाला, दूध के अंदर से पत्ती का स्वाद आ गया, लेकिन हम चाय की पत्ती तो नहीं पियेंगे, तो इसलिए क्या होगा, वो अनुपयोगी अवयव होगा। और यहाँ पे ये
हम ठोस अवयव को फेंक देंगे। ठीक है, तो ये हमारे तीनों मिलान हो गए। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हम अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि हमने ऊपर बताया कि कुछ पदार्थ तो ऐसे थे जिनको हमने पृथक किया, वे दोनों ही उपयोगी पदार्थ थे, जैसे कि मक्खन और मट्ठा, दोनों को हमने अलग किया लेकिन दोनों क्या थे, उपयोगी पदार्थ थे। कुछ ऐसे पदार्थ थे कि एक तो अनुपयोगी था और दूसरा उपयोगी, जैसे कि चाय के पत्ती को पृथक करना, इसके अंदर जो चाय का लिक्विड था वो उपयोगी था और जो चाय की पत्तियां थी जो ठोस था वो हमारा अनुपयोगी अवयव था। तीसरा हमारा आ जाता है जैसे चावल में से पत्थर की एक जो अशुद्धियां है या हानिकारक अवयव है उसको पृथक करना। चावल उपयोगी है लेकिन जो पत्थर है वो उपयोगी नहीं है, ऊपर से हानिकारक ही होते हैं। तो ये तीन तरह के हम पृथक्करण कर सकते हैं, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप तथा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। आमाप मतलब कि उसका आकार और द्रव्य मतलब उसका भार, वजन जितना भी उसके अंदर होगा। ये पदार्थ की तीन अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव, गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्म में अत्यधिक भिन्नता होती है, तो वो भी हम देख लेते हैं। पृथक्करण की विभिन्न विधियां। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग अपने दैनिक जीवन क्रियाकलाप में करते होंगे, जैसे कि अभी हम जो भी आगे आगे विधियां बताएंगी उनमें से कुछ का तो प्रयोग आपने देखा भी होगा। तो देखते हैं कि क्या क्या बताते हैं यहाँ पे। हाँ, तो इसमें पहला आ गया हमारा हस्तचयन, हाथों से चुनना। जैसे कि चावलों के दानों के बीच से हम पत्थर चुनते हैं तो क्या है, हस्तचयन। इसके अलावा भी देखो क्रियाकलाप नंबर 2 इसके अंदर दिया गया है, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न के कण देखते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण व अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य अन्न कणों को इसमें से पृथक कीजिए। जैसे हमने मार्केट से कोई भी सीधा जैसे कि अनाज के दाने ले लिए, लेकिन उनके साथ में क्या है, कुछ पत्थर के टुकड़े भी आ सकते हैं, कुछ भूसी आ सकती है, या टूटे हुए अनाज के कण हो सकते हैं। उन्हें हमें अपने हाथों से पृथक करना है। हस्त विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी कणों, पत्थर तथा भूसे के कण को अलग करने के लिए किया जा सकता है। ऐसी स्थितियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। अगर थोड़े बहुत ही अशुद्धियां है तो उनको हम आसानी से हाथ के द्वारा पृथक कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा शुद्धियां है तो सिर्फ हाथों के प्रयोग से उनको अलग करना असंभव होता है। दूसरी प्रक्रिया आ गई थ्रेसिंग। थ्रेशिंग मशीन का तुमने सुना होगा। जब भी खेतों में अनाज आता है तो अनाज को भूसे से अलग करने के लिए, गेहूं के दाने को भूसे से अलग करने के लिए थ्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है। देखो अब क्या है थ्रेसिंग। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे रहते हैं। जैसे कि अनाज के दाने सूखे पौधे की जो आगे वाला सिरा होता है वहां पर लगे रहते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज कैसे पृथक करते हैं? क्या आपको पता है कि जैसे कि अन्न कण है, जैसे कि गेहूं का एग्जाम्पल ले लो, गेहूं ले लो, चावल ले लो, ये ऊपर की किनारे पर लगा रहता है, लेकिन एक एक दाने को हम हाथ से हटाकर तो अलग नहीं कर सकते। तो इसकी क्या विधि होती है? इसके लिए हम थ्रेसर मशीन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि और देखो यहाँ पर क्या है, आमों तथा अमरूदों के वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत ही छोटे होते हैं। अगर हम देखो खेत में जा रहे हैं, किसी के बाग है, तो बाग में से हम आम को तोड़कर अलग कर सकते हैं, लेकिन गेहूं के पौधे से गेहूं के दाने अलग करना आम अलग करने के जितना सरल नहीं है। ये काफी मुश्किल कार्य है अगर हम सोचे कि हाथ से किया जा सकता है, इसलिए इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है देखते हैं। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों तथा अनाज को पृथक करने के लिए प्रक्रम को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। जो सूखे पौधे से गेहूं के दाने को अलग किया जाता है उस प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं।
इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए पहले क्या होता था, जैसे कि जो धान होता है, गेहूं होता है, पहले के समय में अगर थोड़ी फसल है तो हम उसको ऐसे किसी जो हार्ड सरफेस होता है उसके ऊपर ऐसे पीट पीट के भी उसको दाने अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास खेत बहुत बड़े हैं और इतने व्यक्ति नहीं है कार्य करने के लिए, तो हम थ्रेसिंग मशीन का प्रयोग भी इस कार्य के लिए कर सकते हैं। तो अगली विधि आ गई निष्पावन विधि। क्रियाकलाप नंबर 3, सूखी रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्ती के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को क्या क्या किया हमने इसमें, सूखा रेत ले लिया, लकड़ी का बुरादा ले लिया और सूखी पत्तियां, इनका आपस में पाउडर बना लिया और इनको मिश्रित कर लिया। मिश्रित करने के बाद प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयव के कणों के अमाप समाप है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? देखिए हमने क्या क्या चीजें ली है, रेत लिया है, लकड़ी का बुरादा लिए है और सूखी पत्तियों का हमने पाउडर बना लिया है। तो तीनों का आकार अलग होगा, क्योंकि जो सूखी रेत होगी गोल होगी, थोड़ी भारी होगी, लकड़ी का बुरादा हल्का होगा, थोड़ा बारीक होगा, सूखी पत्तियों का अगर हमने पाउडर ही बना लिया तो वो भी बारीक होगी और हल्की भी होगी। तो इनको पृथक करना हाथों से थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, लेकिन अनेक विधि होती है जिनसे हम इनको पृथक कर सकते हैं। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा एक ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र में रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाए। वह थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले, जैसे कि ये डायग्राम में यहाँ पर दिया गया है। हम एक चीज पर खड़े हो जाएंगे, उसके ऊपर 3 अलग अलग मात्रा की हम क्या ले लेंगे, जैसे कि इसमें हमने लिया था रेत, लकड़ी का बुरादा, सूखे पत्ते, और इनको हम जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा, जो भारी सामान है वो सीधा नीचे बैठेगा, जो कुछ हल्का होगा थोड़ी दूरी पे, और जो बहुत ज्यादा हल्का होगा वो ज्यादा दूर चला जाएगा। क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या दोनों अवयव ऐसे हैं जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? बिल्कुल हो जाती है। अगर हम रेत और सूखे पत्ते या फिर हम बुरादा लेंगे और इनको हवा में उड़ाएंगे तो जो रेत होगा वो सीधा जमीन पर गिरेगा, और जो सूखा पत्ते का पाउडर होगा या फिर बुरादा होगा वो उड़कर हवा के साथ आगे निकल जाएगा। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? निष्पावन कहते हैं। का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण में भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। जैसे कि दिखाया गया एग्जाम्पल मैंने पहले भी समझाया था, इसी तरह से गेहूं से भूसा अलग करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। भूसा हो, धूल के कणों, सारी अगर हवा चल रही है तो जो भी हमारे भारी कण होंगे सीधे नीचे जाएंगे गुरुत्वाकर्षण के कारण, और जो हल्के कण होंगे वो आगे उड़ जाएंगे धूप के, उसके हवा के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्रित हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसों को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजन में प्रयोग किया जा सकता है। तो अगली विधि आ गई चालन। कभी कभी हमने आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हम इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम छलनी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। अगर हमें कुछ भी चीज बनानी है तो आटे के अंदर कुछ मात्रा में चोकर उपस्थित होता है, जिसको भूसी भी कह सकते हैं। तो उस चोकर को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छलनी लेंगे जालीदार, उस छलनी में से हम आटे को छान लेते हैं। तो जो मोटा मोटा चोकर होता है वो ऊपर रह जाता है और जो आटा होता है वो नीचे निकल आता है। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल आते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में या छलनी में ही रह जाती हैं। प्राय आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पथरा अथवा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरियों को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है।
चालन द्वारा पत्थर, डंडिया तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाता है को दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत के से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए प्रयोग में लाते हुए देखा होगा। जैसे कि यहाँ पर ये चित्र में दिखाया गया है, इस तरह से तिरछी एक छलनी होती है, उसको रख लेते हैं। रेत में से या फिर पत्थर अलग करने के लिए, कंकड़ पत्थर अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तिरछा रखेंगे, इसके ऊपर यहाँ से रेत डाल दिया जाता है। जैसे ही रेत धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा, जो मोटे कण होंगे वो ऊपर रह जाएंगे और जो बारीक रेत होगा वो नीचे छन जाएगा। क्रियाकलाप नंबर 4, कक्षा में एक छलनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लेके आइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चौक का पाउडर बनाइए तथा इसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चौक पाउडर तथा आटे को पृथक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने आटे का और चौक पाउडर को मिला लिया तो दोनों का आकार और आकृति एक समान हो जाती है, जिसके कारण चालनी द्वारा या छलनी द्वारा इसको पृथक करना संभव नहीं होता। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों अथवा आमापों में अंतर हो पृथक करने में किया जा सकता है। मतलब जिनके आकार में या उनकी आकृति में, माप में जिसके अंतर होगा, केवल उनको ही पृथक करने के लिए हम चालन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, बाकियों को नहीं। अवसादन, निस्तारण व निष्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं, जिनको हम हाथ से चुनकर अलग नहीं कर सकते। चावल तथा दालों को पकाने से पहले एक प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं, इसकी विधि हम जानेंगे। सबसे पहले तो चावल या दाल को पकाने से पहले जो मोटी अशुद्धि होती है उसको हम हाथ से चुन लेते हैं, और जो बारीक अशुद्धि होती है उसके अलग करने के लिए, धूल मिट्टी के कण है, तो उसके लिए चावलों को पकाने से पहले चावल या दालों को जल में धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती है। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? तो सबको पता है कि धूल नहीं डूबेगी, धूल ऊपर रह जाएगी और चावल नीचे डूब जाएगा। क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? बिल्कुल गिराया जाता है। ये हम सब ने देखा है कि जब चावल धुले जाते हैं तो चावल को पहले पानी में डुबाया जाता है, थोड़ा सा हिलाकर ऊपर का पानी हम बाहर निकाल देते हैं बर्तन को टेढ़ा करके। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादन मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रण का पता लगाते हैं जिसमें अवयव को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है, मिट्टी और जल का मिश्रण बनाया। अगर हम जल के अंदर मिट्टी को घोल देंगे और जल को फिर बिना हिलाए कुछ समय के लिए रख देंगे तो जो मिट्टी के भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर शुद्ध पानी आ जाता है, जिसको हम हल्के हल्के से बिना हिलाए दूसरे गिलास में निकाल सकते हैं। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण में इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक परतों में बट जाते हैं। जैसे कि अगर हमने पानी में तेल मिला दिया तो उसके अंदर घुलेगा नहीं, जबकि दो अलग अलग परत बना लेगा, तेल ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। इसके बाद जो अवयव अपनी पूरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? तो चाय तैयार करने के बाद चाय को पृथक करने के लिए सबको पता है, हम छलनी का प्रयोग करते हैं। अक्सर आप छलनी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अभी भी दिखाई देती है? बिल्कुल। अगर हम निस्तारण करें जैसे कि हमने मिट्टी को जल का किया था तो ये हमारी चाय पत्ती के साथ में नहीं चलेगी, क्योंकि कुछ पत्तियां रह जाती हैं। अब चाय को एक छलनी में डाल दीजिए। क्या
चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है? हाँ, रह जाती है। इस प्रक्रम को निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय में चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? तो निस्तारण नहीं है, इसके लिए निस्यंदन या फिर फिल्टर करना या छानने वाली विधि अच्छी होती है। आइए अब हम अपनी उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? नहीं, सभी को पीने के लिए सुरक्षित जल नहीं मिलता है। कभी कभी नालों में गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्र किया गया जल भी पंकिल हो जाता है। पंकी होता है हमारा कीचड़, तो कीचड़ युक्त जल हो जाता है। विशेषकर बरसात के बाद, अगर बरसात के बाद अगर हम किसी नदी का पानी देखें तो कितना ज्यादा मटमैला हो जाता है या फिर उसके अंदर मिट्टी घुली हुई होती है। लेकिन अगर कुछ समय तक बरसात ना आए या फिर नॉर्मली पानी को भी हम रख दे मिट्टी मिलाकर, तो कुछ समय के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है और जल शुद्ध हो जाता है। आइए हम यह देखें कि क्या पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे अविलेय अशुद्धियां दूर हो सकते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। क्रियाकलाप नंबर 5, तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए, मतलब कि जो तालाब या नदी का जिसमें मिट्टी घुली रहती है वो वाला जल लीजिए। यदि यह नहीं मिल सके तो 1 गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल को सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। अगर हम मिट्टी मिलाकर जल को आधे घंटे तक बिना हिलाए छोड़ देंगे तो जो जितनी भी मिट्टी होगी जल में नीचे बैठ जाएगी और ऊपर शुद्ध जल आ जाएगा। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? हाँ, ऐसा क्यों हुआ? यह प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? जैसे गिलास की तली में मिट्टी बैठ जाना, इसको क्या कहते हैं? अवसादन। अवसाद नीचे बैठ जाते हैं जिनको हम निस्तारण विधि से बाहर निकाल लेते हैं, फिर अलग कर लेते हैं। अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। अब गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए, जैसे कि यहाँ पे चित्र में आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? इस प्रक्रम को कहा जाता है निस्तारण विधि। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छलनी में यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल का निस्यंदन करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हमने पानी अलग भी कर लिया तो जो मोटी जल की मिट्टी थी या फिर रेत था वो तो अलग हो गया, लेकिन जो बारीक कण थे वो अभी भी जल में है, तो इसलिए पूरी तरह से शुद्ध पानी प्राप्त नहीं होता है। तो इसको फिर हम छन्नी से छान के देखेंगे, फिर भी शुद्ध नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसको कपड़े से छान कर देखें तो क्या कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, कपड़े से छान कर पानी काफी हद तक शुद्ध हो जाता है। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़ों के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदक या छन्नी के रूप में किया जा सकता है। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदन कर सकते हैं। फिल्टर पत्र एक प्रकार का कागज होता है जिसके मध्य में बहुत ही बारीक बारीक छिद्र होते हैं, जिसमें से गंदगी बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन जल बाहर निकल जाता है, किंतु इसमें समय अधिक लगता है। इसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं नीचे चित्र में। तो ये चित्र रहा, ऐसे गोल होता है, गोल को हमने बीच में से मोड़ा, फिर इसका शंकु बना लिया, शंकु को एक साइड से हमने खोल दिया और इसको हमने फिर कीप में लगा दिया। कीप के ऊपर से पानी फिर इसमें भरा जाता है, फिर ये छनकर धीरे 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 नीचे निकलता रहता है बूंद बूंद करके। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण में ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने तुम्हें बताया था। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनके बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने के लिए भी किया जाता है। जब हम पनीर बनाते हैं तो पनीर को पानी में से अलग करने के लिए उसको कपड़े में से हम छानते हैं। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कण तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण के कपड़े या छलनी के फिल्टर करके पृथक किया जाता है। तो छलनी से फिल्टर कर लेते हैं या फिर कपड़े के द्वारा इसको अलग कर लेते हैं। तो अगली विधि आएगी वाष्पन। पृथक्करण की अगली विधि है वाष्पन। फिर आएगा इसके लिए क्रियाकलाप नंबर 6।
एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए, जल को उबालकर उड़ेल दीजिए। बीकर में क्या बचता है? देखिए यहाँ पे क्या बताया गया था कि अगर हमने बीकर में थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच नमक डालना है। नमक डालने के बाद क्या करना है? जल के रंग में कोई परिवर्तन? हाँ, एकदम से अगर हम नमक डालेंगे तो जल का रंग होता है हल्का सा सफेदी आ जाते हैं उसके अंदर। हिलाने के बाद जब घोलते हैं इसको तो नमक पूरी तरह से घुल जाता है और फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाता है या पारदर्शी हो जाता है। अब नमक के जल से भरे बीकर को हमने क्या करना है? गर्म करना है। गर्म कर कितना गर्म करना है कि सारा का सारा पानी उड़ जाए। तो पानी उड़ने के बाद बीकर में कुछ बचता है। पानी उड़ने के बाद बीकर में वापस से नमक बचा रह जाता है, क्योंकि नमक पानी के साथ नहीं उड़ता, वो बीकर में ही वापस निकल जाता है। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक पृथक करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग किया, मतलब कि वाष्प बनाकर जल को उड़ा दिया, बाकी हमारे पास क्या बचा? नमक। जल को उसके वाष्प के परिवर्तित करने की प्रक्रिया, जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। यहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। अगर कहीं पर भी जल है तो उसको उबालने की जरूरत नहीं होती है, हल्का फुल्का वाष्पन होता रहता है, उसी के द्वारा हमारे बादल बनते हैं। आपके विचार में नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है जो हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर, उथले होते हैं जो मतलब ज्यादा गहरे ना हो, उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय के बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बैठ जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण को शोधन करके साधारण नमक प्राप्त कर लिया जाता है। तो देखो क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे समुद्र से कुछ दूर रेत के अंदर छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं। ये गड्ढे बड़े भी हो सकते हैं लेकिन ये गहरे नहीं होते। इन गड्ढों में समुद्र का पानी आकर भरता रहता है और सूरज की तेज धूप के अंदर ये पानी थोड़ा गर्म होकर इसकी भाप बनती रहती है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो भी सारा का सारा पानी उड़ जाता है और नमक यहाँ पर शेष रह जाता है, जिसको खोदकर निकाल लिया जाता है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। ये तो अब तक हमने जितनी भी की उनमें सारों में हमने एक एक विधि का ही प्रयोग किया। अब देखो एक से अधिक विधि का उपयोग भी हम कैसे कर सकते हैं। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो बहुत बार क्या होता है कि सिर्फ छानने के द्वारा काम नहीं चलता, उसको जैसे कि हमने छानना पड़ रहा है, फिर फिल्टर करना पड़ रहा है, फिर इसको उबालना भी पड़ रहा है, तो उससे हमें क्या है कि एक से अधिक विधि का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो उनको ही देखते हैं। अगला क्रियाकलाप आ गया हमारा क्रियाकलाप नंबर 7। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे। हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं है। रेत और नमक को हम हाथ से चुनकर नहीं पृथक कर सकते। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए को रख दीजिए। देखो इसमें सीधा सीधा क्या दिया गया है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर जल लेना है, जल में हमें नमक और जो हमारा रेत का घोल था वो घोल देना है। उसको घोलकर बीकर को हमें आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। जब बीकर आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे तो जो रेत होगा वो नीचे बैठ जाएगा और नमक होगा वो जल में घुला हुआ रह जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो रेत होगा, रेत को हम उसमें से निथार कर या फिर ऊपर से पानी निकालकर निस्यंदन विधि के द्वारा, निस्तारण या निस्यंदन विधि के द्वारा हम उसको आसानी से अलग कर लेंगे। निस्तारित द्रव में क्या है, निस्तारित द्रव जो बचा हमारा पानी बचा उसके अंदर नमक घुला हुआ है। इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रण में नहीं था। तो नमक है इसके अंदर, बिल्कुल है। अब इस निस्तारित द्रव में नमक व जल को पृथक करना है। तो हमें क्या मिला, रेत अलग हो गया। अब बचा हमारे पास पानी के अंदर नमक। नमक को हमने पहले भी पृथक किया था वाष्पन विधि के द्वारा। तो दोबारा हम इसको केतली में भरकर ढक्कन बंद कर देंगे और केतली को गर्म करेंगे।
केतली की टोटी से भाप को निकलते हुए देखेंगे। जैसे ही केतली की भाप निकलनी समाप्त हो जाएगी तो उससे क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ के टुकड़े, जैसे कि ये दिखाया गया है कि धातु की प्लेट ले ली, प्लेट के ऊपर हमने कुछ बर्फ के टुकड़े रख लिए और इसकी भाप हमारी किसके ऊपर लगने लगी? जो भी केतली के अंदर से भाप निकल रही है वो प्लेट के ऊपर लग रही है। जैसे ही ऊपर बर्फ है तो ये भाप ठंडी होगी और जल के अंदर बदल जाएगी और बदल कर इसको एक बीकर में इकट्ठा कर लिया और इसके अंदर हमारा क्या बचेगा? केतली के अंदर नमक शेष बच जाएगा। केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। अब भाप को बर्फ के ठंडी प्लेट के संपर्क में आते ही संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे की बूंद बूंद होकर गिरने वाली जल संघनन को भाप बना है। तो ये हमने अभी बताई चुकी हूँ मैं आपको। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर तक उबाला था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदें देखी है? हाँ बिल्कुल। अगर हम किसी गर्म चीज के ऊपर कोई प्लेट रख देते हैं, उस प्लेट को थोड़ी देर बाद अगर हम उगाड़ के देखें, उसको खोल कर देखें, तो उसके ऊपर छोटी छोटी जल की बूंदें बनी रहती है। वो भी संघनन के कारण ही होता है। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? नमक बचेगा। इस प्रकार हमने मिश्रण में नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक कर लिया। पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी सी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 की सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने पाया कि वह उसके लिए केवल थोड़ी मात्रा को ही पुनः प्राप्त करके कहाँ त्रुटि हुई। तो या तो उसने जो रेत था, रेत के साथ में जो जल का निस्तारण किया था उसमें ज्यादा पानी को छोड़ दिया था, या फिर उसने जल की मात्रा को कम लिया था जिसकी वजह से नमक पूरी तरह से उसके अंदर घुल नहीं पाया था जल के अंदर। तो या तो पानी कम लेने की वजह से या निस्तारण अधिक करने की वजह से उसकी त्रुटि हो सकती है। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा घोल सकता है? नहीं, उसकी भी लिमिट होती है कि हाँ इतनी ही मात्रा वो घोल सकता है। अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाए तो क्या होगा? अगर हमने जल की मात्रा तो 1 गिलास रख ली, उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच, लेकिन 1 पैकेट उसके अंदर नमक नहीं घुलेगा। 2 चम्मच 3 चम्मच तक घुल जाएगा, लेकिन 1 पैकेट नमक तो 1 गिलास पानी में नहीं घुल सकता। तो ये क्या है कि उसकी लिमिट होती है, उसकी सांद्रता बढ़ने की लिमिट होती है कि उस निश्चित मात्रा तक ही घुलेगा, उसके बाद वो सांद्र होकर नीचे बैठ जाएगा, उससे अधिक नहीं घुलेगा। क्रियाकलाप नंबर 8, आपको एक बीकर अथवा गिलास 1 चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, 1 चम्मच नमक इसमें डालिए तथा तब तक विलोडित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह घुल न जाए। मतलब कि इसको घुमाते रहना है जब तक कि यह घुल न जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए, भली भांति विलोडित कीजिए। इसी प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक मिलाते जाइए, विलोडित करते जाइए। तो हमें क्या लेना है? आधा गिलास पानी लेना है, उसके अंदर 1-1 चम्मच करके 1 चम्मच मिलाया, फिर 1 चम्मच मिलाया, फिर 1 चम्मच मिलाया। इसके अंदर घोलते जाना है जब तक कि वो घुलना बंद न हो जाए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाते हैं? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त मतलब कि उसके अंदर मैक्सिमम मात्रा घुल गई, इससे ज्यादा उसके अंदर जगह नहीं बची है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि वहां पे पैसेंजर ट्रेन जा रही है लेकिन उसके अंदर सीट फुल हो गई है और उसके अंदर नहीं जा सकते। यहाँ एक संकेत है कि जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में नमक घोला था। पीछे बताया था तो यहाँ पे क्या था? नमक की उसने जरूरत से ज्यादा मात्रा घोल दी थी, जिसकी वजह से उसे सारा नमक प्राप्त नहीं हुआ, वो रेत के साथ निस्तारित हो गया था। इसलिए नमक को पुनः प्राप्ति का प्रयास किया गया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या को हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण के सारे नमक घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की मात्रा
से संतृप्त विलयन बनने के पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? अब हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करेंगे। हाँ, अगर हम जल को गर्म कर दे तो फिर हम उसी जल के अंदर ज्यादा मात्रा में नमक या किसी भी पदार्थ को घोल सकते हैं। तो इसके लिए क्रियाकलाप नंबर 9, बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि उसमें और नमक न घुले। इस प्रकार हम नमक व जल का संतृप्त विलयन तैयार कर लेते हैं। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए, मतलब कि थोड़ा सा और मिला दिया और उसको गर्म करते हैं तो क्या होगा कि जो भी नीचे तली में बैठा हुआ नमक था वो घुल जाता है। क्या वह घुल गया? हाँ, घुल गया। क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? बिल्कुल। अब गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देते हैं? हाँ। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल के विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग मात्रा घुलती है। तो चलिए देखते हैं फिर भी। क्रियाकलाप नंबर 10, 2 गिलास लीजिए, प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए, एक गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक विलोडित कीजिए, घुमाइए जब तक कि वह घुल न जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है को सारणी 5.2 में लिखिए। ये सारणी 5.2 है, जल में घोले गए पदार्थ की मात्रा। जैसे कि ये जल ले लिया, जल के अंदर नमक 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, चीनी को ऐसे 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, जितने भी इसके अंदर ये घुल सकती है, लिखते जाइए। इस क्रियाकलाप को चीनी के साथ दोहराइए। आप इसको जल के विलेय अन्य पदार्थों में भी दोहरा सकते हैं। आप यह जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न मात्रा में घुलता है? हाँ, नमक उसमें हो सकता है 3 चम्मच में संतृप्त हो जाए, चीनी ऐसा हो सकता है 4 या 5, 6, 7, 8 चम्मच भी इसके अंदर समा जाए। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थों को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो इसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। तो यहाँ पर आ गए पाठ के कुछ प्रमुख शब्द। मंथन, मंथन मतलब मथना, जैसे कि दही को मथकर मक्खन व मट्ठे को अलग किया जाता है। संघनन, संघनन जल की बूंदों का वाष्प की बूंदों का जल के रूप में एकत्रित होना संघनन है। निस्तारण होगा, अगर हमने मिट्टी को जल में मिला दिया और उसके थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया तो ऊपर के विलयन को या ऊपर के तरल पदार्थ को बिना हिलाए आसानी से अलग करना निस्तारण कहलाता है। इसको हम निथारना भी कह सकते हैं। फिर आएगा वाष्पन, जल का भाप बनकर उड़ना वाष्पन है। निस्यंदन, छानना, छानने की प्रक्रिया, हाथों से चुनना हस्तचयन। संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ न घुल सके। अवसादन होता है, जैसे पानी के अंदर हमने रेत घोल दिया तो फिर रेत वो जो नीचे जाकर बैठ जाता है, उस प्रक्रिया को हम अवसादन कहते हैं। फिर आएगा चालन, चालन में जैसे छलनी का प्रयोग किया जाता है, सीमेंट से या रेत में से मोटे कंकड़ों को अलग किया जाता है, वो प्रक्रिया चालन कहलाती है। विलयन, ऐसा पदार्थ जिसके अंदर विलेय और विलायक आपस में मिश्रित हो जाए, वह उनके अंदर दोनों में कोई भी अंतर न रहे, जैसे कि नमक और पानी का विलयन। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें गेहूं के दाने को भूसे से अलग किया जाता है। निष्पावन, हवा के द्वारा पदार्थों को अलग करने की विधि निष्पावन कहलाती है। अब देखिए पाठ का सारांश। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। इनके नाम लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन जैसे कि पावन है, पावन मतलब हवा के द्वारा कर दिया। निस्तारण है, इसके निस्यंदन है, इसी तरह से इनके हम याद कर सकते हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों के निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसी मिश्रण के कणों की आमाप के अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जा सकता है, जैसे कि रेत से कंकड़ को अलग करना। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल से पृथक किए जा सकते हैं।
द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। किसी विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके, वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है, ये हमने पढ़ लिया है। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 5 समाप्त होता है। अब देखते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास, हम किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। तो ये भी हम आसानी से बता सकते हैं, जैसे कि हमने गलती से चीनी में हमने नमक मिला दिया, या फिर हमने गलती से रेत में नमक मिला दिया, तो उनको हमें अलग करने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे बहुत सारी चीजें जिनको हमें अलग करने की आवश्यकता पड़ सकती है। निष्पावन से क्या अभिप्राय है? हवा के द्वारा उड़ाना। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? गेहूं से भूसे को अलग करने के या फिर किसी भी भारी कण से हल्के कण को अलग करने के लिए किया जा सकता है। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे व धूल के कण को कैसे पृथक करेंगे? उसको पानी में धुलकर। छालन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ प्रयोग होता है? छन्नी के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है, जैसे आटा छानना, आटे को छानना, वो कैसे किया जाता है? चालन या फिर छालन के प्रयोग से किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण को आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? रेत के अंदर अगर जल का मिश्रण है तो उसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, रेत नीचे बैठ जाएगी, फिर उसको हम निस्तारण विधि के द्वारा अलग कर लेंगे। आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ, तो इसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? अगर आटे और चीनी का मिश्रण है, इसको हम चालन विधि से अलग कर सकते हैं, छन्नी में से छान कर अलग आसानी से कर सकते हैं, अगर चीनी के मोटे दाने हैं। अगर चीनी के बारीक दाने हैं, जैसे कि बूरा वगैरह है, तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। पंकिल जल में किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए हम काफी थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम पानी को लेंगे, आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद उसको हम निस्तारण करेंगे। निस्तारण करने के बाद फिर हम उसको छानेंगे, छन्नी में से छानेंगे, फिर कपड़े में से छानेंगे, फिर फिल्टर पेपर में से उसको छान कर आसानी से अलग कर लेंगे। ठीक है। फिर है रिक्त स्थानों को भरिए। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। किसी कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उसी पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह चालन कहलाती है। जल से नमक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है, वाष्पन के द्वारा पृथक किया जाता है। जब पंकिल जल पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धि तली में बैठ जाती है। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसके उपयोग होने वाले पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निस्यंदन। सत्य तथा असत्य। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ये हमारा हो गया है, क्योंकि दोनों ही मिश्रण समान होते हैं, उनको निस्यंदन निस्तारण किसी विधि से पृथक नहीं किया जा सकता। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं? नहीं। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा कर सकते हैं? नहीं, पूरी तरह से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें चालन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये भी गलत हो गया। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। अगर हम अनाज को जल के अंदर घोल दे तो फिर अनाज नीचे बैठ जाएगा, जो भूसा होगा वो ऊपर आसानी से आ जाएगा, जिसको निस्तारण करके हम पृथक कर लेंगे। जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले क्या डालेंगे और बाद में क्या डालेंगे? इस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? हाँ, बिल्कुल संभव हो सकता है। अगर हमें शिकंजी बनानी है, बर्फ डालनी है, तो पहले हम सादे पानी के अंदर हम चीनी घोल लेंगे, उसके बाद हम इसमें बर्फ डालेंगे, क्योंकि बर्फ डालने की वजह से पानी ठंडा हो जाता है और ठंडी पानी के अंदर जो घोलने की अक्षमता होती है वो कम होती है, गर्म पानी में ज्यादा होती है। ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।